हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, क्लास नंबर 12। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, आज आखिरी दिन है 26 और 27 का। मैंने आप लोगों को बताया था विशेष ऑफर, तो आज रात्रि 12 बजे खत्म हो जाएगा। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा इंडिया 200 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे कर लीजिएगा इंडिया 300। ठीक है, तो पूरा नया बैच है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक बार पढ़ो, जिससे बार बार पढ़ने की जरूरत ही आप लोगों को नहीं पड़े। तो ऐप पे जाएंगे, आप लोगों को डेमो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए, आंसर बताएंगे। ठीक है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए 5 पदार्थ दिए गए हैं। एक है P, एक है Q, एक है R, एक है S, एक है T। तो आप लोगों को बताना है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर बात करी जाए, ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को मुझे बताना है 30 डिग्री सेल्सियस पर कौन कौन सी अवस्था में होगा। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, P का मेल्टिंग पॉइंट है -219, यानी इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है ये। हमने तो फिर भी 30 दे दिया। -183 पे बॉयल हो जाता है, गैस अवस्था में आ जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों -183 से ज्यादा है, यानी ये गैस अवस्था में मिल जाएगा आप लोगों को। आगे बात समझ में। Q का मेल्टिंग पॉइंट है -38, यानी मेल्ट कराने के लिए -38 देना है। हमने तो 30 दे दिया, काफी ज्यादा दे दिया, मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन क्या गैस में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या नहीं सर, गैस में कन्वर्ट करने के लिए 357 चाहिए। तो नहीं, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, तरल अवस्था में रहेगा। यहां पर देखो, मेल्ट कराने के लिए -23 चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी अवस्था पे होगा? तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि गैस में नहीं जाएगा, गैस के लिए 77 चाहिए। क्लियर है? सेम दोस्तों, अगर यहां पर बात करें, यहां पर भी लिक्विड स्टेट में होगा। इधर आप लोग बात करिए, मेल्ट कराने के लिए 113 चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस तक पे मेल्ट हो ही नहीं पाएगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा। तो चलिए बताएंगे कौन सा कथन सही है। पी की बात करी जाए तो क्या ये गैस है? क्या बिल्कुल सही बात है। क्यू, आर और एस तरल है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो गया। करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आंसर बताइए। यहां पर आप लोगों को स्पर्म यानी शुक्राणु का डायग्राम दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है, जो जायगोट बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, उसका लिंग क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? इसके लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? आप लोगों को पता है, जो स्पर्म यानी शुक्राणु और एग यानी अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है, जिसका नाम है जायगोट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। बेसिकली इसी में और कोशिका विभाजन हो होके ये क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा। अब वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये जो सेक्स है, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? देखिए, स्पर्म के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि एक होता है आपका एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म और एक होता है वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। एग में बात करी जाए, इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर एक्स और एक्स मिलेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों लड़की, और वाई और एक्स मिलेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा लड़का। अब बात आती है कि इसमें जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, होता कहां पर है? तो ये स्पर्म है ना, ये इसका हेड है, शीर्ष भाग है, ये मिडल पार्ट है और ये इसकी पूंछ है। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि स्पर्म का जो हेड होता है ना, इसमें होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्रोमोसोम कहां पर है? इस वाले पार्ट में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताए, बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? एटलीस्ट 20 तक तो याद रखो। सल्फर का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस का होता है 15, इसका होता है 16।
ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 16। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16 है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 16 तो इलेक्ट्रॉन भी 16। परमाणु में बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और उसके चारों ओर होती है कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रह सकते हैं, बचे हुए 6। 16 में से 10 को तो सेट कर दिया, बचे हुए 6 अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये। दोस्तों संयोजकता क्या होती है? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। जैसे इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बन रहा है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। यदि मेंडल साहब ने F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता बताइए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक मटर का पौधा है जो कि टॉल है, काफी लंबा है। एक मटर का पौधा है जो कि ड्वार्फ है यानी बौना है। ठीक है, तो जैसे इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन दोनों में से दोस्तों डोमिनेंट कौन सा है? प्रभावी ये है। इसका मतलब जब इनका क्रॉस करवाओगे तो पौधा कौन सा बनेगा? लड़ाई में कौन जीतेगा? लंबापन, यानी जो पौधा होगा वो लंबा होगा। और ये क्या है? आपका रिसेसिव है, अप्रभावी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आपको पता है F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में आपको केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलेंगे, यानी जो पौधा होगा वो हमेशा कौन सा होगा? टॉल होगा, लंबा होगा। लेकिन अगर F2 जनरेशन की बात करी जाए तो यहां पर आप लोगों को बौना पौधा भी मिलेगा एक, है ना। टोटल 4 पौधों में से 3 लंबे होंगे, 1 बौना होगा। यानी अब अगर मान लो ये हम F2 जनरेशन पे स्टडी नहीं करते तो इनको ये लगता कि हमेशा प्रभावी लक्षण ही मिलेगा, कभी भी बौना पौधा होगा ही नहीं, बट हो सकता है। तो अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील है? कौन सा धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील है? दोस्तों सोडियम ये एक मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, लेड मेटल है। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं क्या पानी में घुलनशील होते हैं क्या? नहीं। दोस्तों जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मैक्सिमम जितने भी होते हैं, अधिकतर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। लेकिन 2 मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, एक तो सोडियम का ऑक्साइड और एक पोटेशियम का ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर जितने भी धातु के ऑक्साइड है पानी में घुलते नहीं है, लेकिन अगर ये 2 मेटल ऐसे हैं, एक तो सोडियम का ऑक्साइड और एक पोटेशियम का ऑक्साइड, ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से करिए। तो बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल बताएंगे। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है ध्यान से समझिए। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो आप लोगों का 3 टाइप का होता है। ठीक है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। इससे थोड़े जटिल वाला जो होता है वो होता है आप लोगों का डाइसैकेराइड। और दोस्तों जो सबसे जटिल होता है उसे आप लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। आ गई बात समझ में? जी सर आ गई। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल बताओ। 3 एग्जाम्पल मैंने बताया जो आप लोग याद रखो। एक होता है सेल्यूलोज, है ना। चलिए एक होता है स्टार्च और एक होता है आप लोगों का ग्लाइकोजन। होते तो बहुत सारे हैं, बस आप लोगों को ये 3 ध्यान रखना है। तो बताओ किसमें दिए हुए हैं? अच्छा मोनोसैकेराइड के भी 3 एग्जांपल बताओ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज माल्टोज की बात करें डाइसैकेराइड है, स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज, ये तीनों आपके पॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। सर बिहार दरोगा में पढ़ाई आपके साइंस से 18 में से 15 करके आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार आप साइंस पढ़ लेते हो तो यार फिर कोई सा भी एग्जाम दो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए।
ब्लड के फॉर्मेशन के लिए यानी रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब देखिए हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है बताओ? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा रक्त कोशिका कौन सी होती है संख्या में बात करी जाए? आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, या मैं बोलूं हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन से होता है। तो अगर आयरन होगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, आरबीसी बनेगा, आरबीसी बनेगा, यानी ब्लड पूरा बनेगा आप लोगों का। तो आयरन बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, ध्यान से देखिए, आराम से करो, बताओ। बताओ दोस्तों, एक तत्व है M जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दी गई है, आपको बताना है इसका आयन। देखिए M का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है आपको 9, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 9 है, और जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझ में? इसकी द्रव्यमान संख्या दी गई है 17। द्रव्यमान संख्या आपको क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो मुझे यह भी बता दीजिए न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएगा 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब बेसिकली इसके आयन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए दोस्तों, M के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन है 9। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा? बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगा ये? अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा क्या? तो कोई भी एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बेसिकली कैसा आयन बनाएगा? ये वाला। ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है? कई बच्चे ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, देखो क्या गलती करी आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वायु गुहा से युक्त पैरेनकाइमा क्या कहलाते हैं? है ना, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं ये। तो पैरेनकाइमा प्लांट में पाया जाने वाला एक प्रकार का टिश्यू है, यानी उत्तक है। देखो दोस्तों, पैरेनकाइमा, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कुछ कुछ पैरेनकाइमा उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। बताओ, पहले तो मुझे यह बताओ, इस वाले पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं? और दूसरी बात करूं, कई बार क्या होता है, पैरेनकाइमा उत्तक के अंदर काफी खाली जगह होती है जिसमें एयर भरी होती है। तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसे पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? क्लोरेनकाइमा। बहुत बढ़िया यार, एक बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, क्लोरेनकाइमा। वेरी गुड, क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा मत बोल देना, वो अलग है, क्लोरेनकाइमा। चलो आ जाओ, चलिए बताओ बताओ दोस्तों, आपको बताना है कि C3H8 ये क्या है? अरे बताइए, प्रोपेन है। C5H12 ये क्या है? पेंटेन है। इनके आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं C3H8, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? मैं कैसे निकालूं? और इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है, इसके एक अणु का द्रव्यमान निकालो और इसके एक अणु का द्रव्यमान निकालो, फिर इसमें से ये माइनस कर लो। दूसरा तरीका क्या है? देखो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 5 कार्बन है, अंतर कितने का है? 2 कार्बन का है। यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां पर 12 है, अंतर कितने का है? 4 हाइड्रोजन का है। तो केवल इसका द्रव्यमान निकाल लो ना। तो कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान होता है 12 AMU, 2 का कितना हो जाएगा? 24 AMU। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU, 4 का कितना हो जाएगा? 4 AMU। तो 24 + 4 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? बोलो
आगे बात समझ में? बस कई लोगों ने रट रखा है 14 14 14 14। अरे आप देखो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो आप, है ना, रटते रखते हो आप। -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है बताओ। तो अगर टेम्परेचर को आप लोग सेल्सियस में भी मापते हो, फ़ारेनहाइट में भी मापते हो, केल्विन में भी मापते हो, तो अगर रिलेशन की बात करी जाए तो आपको पता है C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर K-273/5। तो अगर आप लोगों को इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो सेल्सियस दिया हुआ था -200, तो लो मैंने लिख दिया -200/5। फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा अभी निकालते हैं, टेंशन मत लो। तो ये 200 कटा 5 से कितने बार में, 40 बार में, -40 बार में। और इधर आके कितना हो जाएगा, -40 × 9 -360। तो -360 बराबर हो जाएगा F-32। तो F का मान कितना हो जाएगा, -360 + 32 कितना हो रहा है ये बताओ। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, इधर आ जाएगा 228 आ रहा है क्या, सॉरी 328, आई एम रियली सॉरी, 328 आ रहा है क्या। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। ग्रुप डी का जिस जिस बच्चों का नहीं हुआ उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है क्या ग्रुप डी की? तो करो जो डेली मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। किस किस बच्चे का है ग्रुप डी का एग्जाम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। अच्छा 3-4 फरवरी का है, वेरी गुड, अच्छे से करो, बढ़िया सारे क्वेश्चंस करके आओगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तार ए के प्रतिरोध और तार बी के प्रतिरोध का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, कोई वायर है ए और कोई वायर है बी, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया, ये वाला एरिया। इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसकी प्रतिरोधकता गुना इसकी लंबाई बटे इसका एरिया। आगे बात समझ में? तो अनुपात निकालना है। अब देखो अनुपात आप लोगों को निकालना है तो निकालो। इसकी रेजिस्टिविटी रो ए, इसकी लेंथ एल ए, इसका एरिया ये मान लेता हूं, इसका ये, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल ए। अब देखो इसका डायमीटर अगर आप लोग डी मान रहे हो तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया π/4d²। तो ये तो हो गया ए वाले वायर का रेजिस्टेंस। बी वाले का क्या होगा, इसमें भाग लगा दो, इसका रो बी इंटू ये बट्टे π/4d² बी। आगे बात समझ में? देखिए π/4 से π/4 कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। रजिस्टिविटी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में आ गया 4/9। लेंथ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5/18, तो ये आ गया ये 5/18। और ये आपका डी बी ऊपर चल जाएगा, डायमीटर ऑफ बी और डायमीटर ए का ये कर लो, तो बताओ कितना आ जाएगा। तो 4/9 गुना 5/18, तो ए का डायमीटर और बी का डायमीटर का अनुपात है 2:3, तो बी और ए का क्या हो जाएगा 3:2, और इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कटा, ये 9 से ये 9 कटा, 5:18 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। किस किस का आ चुका, किस किस का आ चुका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर एग्जाम डेट आ गया, टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है यार, अभी भी टेंशन लोगे क्या? इतने महीने मिल गए आप लोगों को तैयारी करने के लिए। तुम्हारा जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट आ जाएगा उस दिन क्या करोगे तुम हैं?
जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट आ जाएगा उस दिन क्या करोगे? इतना समय मिल गया, अब भी टेंशन ले रहे हो क्या? तो टेंशन लेना नॉर्मल, ज्यादा लोड मत लो, अच्छे से जो आपने डेली क्लास ली है बढ़िया पेपर होगा, निश्चिंत आप लोग रहिए। चलिए बताएंगे, मानव हृदय में फुसफुसे शिरा डैश से जुड़ी होती है, बताओ बताओ। तो क्या होती है पुल्मोनरी वेन? देखो दोस्तों, ये रहा हमारा हार्ट, हृदय, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ये रहा लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद, ये राइट ऑरिकल दाया आलिंद, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय, ये राइट वेंट्रिकल दाया निलय। आपको पता है जो हम इसको, ये मान लो ये हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद में, ये जिस नली से आता है उसको बोलते हैं पुल्मोनरी वेन, हिंदी में फुसफुसिया शिरा। तो फुसफुसिया शिरा बेसिकली लंग्स से ब्लड को ला रही है लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद में, तो बाया आलिंद है ना, ऑप्शन नंबर ए बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। आप लोग मुझे 2 चीज बताइए कि ये वाली नली कहां से ब्लड लाती है, कहां से ब्लड लाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कहां लेकर जाती है। तीसरा क्वेश्चन कि इस नली में कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन वाला या बिना ऑक्सीजन वाला, बताओ, तीनों बताओ। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो आंसर गलत दे रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हार्ट से ब्लड सब जगह जाता है, हमारे ब्रेन में भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो यहां पर मान लो दोस्तों ब्रेन है आपका, मस्तिष्क है, तो ब्रेन को भी तो ब्लड चाहिए, तो ब्रेन के पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और बॉडी के ऊपर पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। यहां से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन काफी कम होगी। तो ये जो नली है इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, ऊर्ध्व महाशिरा। तो ये कहां से, ऊपर ब्रेन वगैरह से ये ब्लड लेकर आ रही है, कहां पर, राइट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद में। कैसा ब्लड है ये, बिना ऑक्सीजन वाला। कई बच्चे बोल रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से, मतलब कोई मतलब नहीं इनको पढ़ाई से, तैयारी से। अभी मैंने ये कब पढ़ाया था, ये कल ही पढ़ाया है 1 बजे वाली क्लास में। मत करो तैयारी, मेरे क्या दिक्कत है भाई। सिलेक्शन लोगे तो आपका करियर बनेगा, सिलेक्शन नहीं लोगे तो आपका करियर नहीं बनेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई। देख लो आप अपने घर की परिस्थिति, एक बार माता पिता से जाके देख लो, उनकी मेहनत को देख लो, उनके संघर्ष को देख लो। अगर आप चाहते हो वैसा ही रहे जीवन भर, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि हाँ सर कि मेरे को ज़रूरत है, मुझे घर की परिस्थिति बदलनी है, तो फिर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। फ्री में चाहिए तुमको सब कुछ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस ऐसा, बिना मेहनत के सिलेक्शन हो जाए, हैं? सर फरवरी वालों के लिए कुछ करो। हाँ कुछ करता हूं ना, इधर आओ एक बार, ये कान पकड़ के इधर ही बिठाऊंगा। मतलब ये क्या चल रहा है, ये थंबनेल पे लिखूं फरवरी वालों के लिए, तब करोगे तैयारी। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का सबसे जहरीला रूप है? थंबनेल पे डालना पड़ेगा यार, ग्रुप डी, ऐसे नहीं मानोगे तुम्हें ना। चलो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जीव हो, सभी में कुछ वेस्ट बनता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। कोई कोई जीव होता है जो ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है, कोई कोई जीव होता है जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट यूरिया के रूप में बाहर निकालता है, कोई कोई जीव होता है जो कि नाइट्रोजन वाला वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालता है। तो अगर आप लोग चाहते हो आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकले, तो इसके लिए काफी ज्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो हमारे पास में बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, जो मछली वगैरह होती है तो दिन भर ही पानी में रहती है। तो दोस्तों क्या होगा, वो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर बात करें हम किस रूप में निकालते हैं, यूरिया के रूप में। अब इन तीनों में सबसे जहरीला कौन सा है? तीनों ही जहरीले हैं, तभी तो हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो अमोनिया सबसे जहरीला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। अभी देखते हैं, बताओ क्या देखूं इसको।
तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। सेल्सियस का मान दिया हुआ था -200, तो -200/5 बराबर F माइनस 32/9, -200 कटा 5 से -40, यहाँ पर -360 बराबर F माइनस 32, तो -3। देख लिया, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लिया। आ जाओ आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। प्रोपेनॉन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा सिलेक्शन पक्का है। तो प्रोपेनॉन लास्ट में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ऑन। ऑन प्रत्यय कब लगाते हैं हम लोग? किसके नामकरण में? कीटोन के नामकरण में। तो यानी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और 3 कार्बन वाले कीटोन को आप लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन। ठीक है, तो कीटोन में होता क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से कुछ जुड़ा होता है, इस कार्बन से कुछ जुड़ा होता है। अगर दोस्तों इसमें 3 कार्बन है तो एक कार्बन को यहां जोड़ना पड़ेगा, एक कार्बन को यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड कितने? केवल एक है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हो दोस्तों? यहां पर ये एक डबल बॉन्ड नहीं है क्या? है कोई 3 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? एस्टर है, बताओ। तो एस्टर आप लोग किसको बोलते हैं? एस्टर कैसे? देखो एस्टर में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा होता है कार्बन। हो सकता है एक जुड़ा हो सकता है 2 जुड़ा हो सकता है 3। सिमिलरली इस कार्बन से भी कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, हो सकता है एक जुड़ा हो सकता है 2 जुड़ा हो सकता है 3 जुड़ा हो। आगे बात समझ में? चलिए बताओ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR-। R का मतलब है कार्बन, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। R- का मतलब है कार्बन है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी में, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर कुछ कार्बन जुड़े हुए, यहां पर कुछ, तो ये एस्टर है ही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। आ जाओ। एक कार विरामावस्था से शुरू होती है ना? पहली कार किस में थी? पहले कार थी विराम में। ठीक है, चलिए। एक कार विराम अवस्था से शुरू होती है, पहले थी विराम में। विराम का मतलब क्या है? प्रारंभ में कोई वेग नहीं था, प्रारंभिक वेग का मान 0, और फिर जूम त्वरण मिला इसको। त्वरण का मान कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी गई ये बताना है। तो देखो s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का मान निकालना है। ठीक है, तो u का मान था 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1/2, एक्सेलरेशन का मान है 3, समय का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100/2 हो गया 50, 50 × 3 150। ठीक है, बताओ। ठीक है, आ जाओ, आराम से करिए इस क्वेश्चन को। किस रक्त वाहिका में यूरिया की सबसे अधिक सांद्रता होती है? देखिए दोस्तों, आपको पता है लीवर में ब्लड जिस आर्टरी से आता है, जिस धमनी से आता है, उसका नाम है हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक धमनी। लीवर में निर्माण होता है यूरिया का। तो लीवर से जब ब्लड बाहर निकलता है, किस नली से निकलता है? हेपेटिक वेन, हेपेटिक शिरा। तो इस ब्लड में काफी ज्यादा यूरिया होगा क्या? तो यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा किस में मिलेगी? हेपेटिक वेन यानी हेपेटिक शिरा में मिलेगी। अगर मैं बोलूं सबसे कम मात्रा किस में मिलेगी, तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी किडनी है।
किडनी के पास में ब्लड जिस नली से जाता है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी यानी रेनल धमनी। क्लियर? तो किडनी क्या करती है, ब्लड में जो यूरिया उसको निकाल लेती है। तो जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा तो उसमें यूरिया नहीं होगा, तो ये जो ब्लड बाहर जिस नली से निकलता है उसका नाम है रेनल वेन यानी रेनल शिरा। तो रेनल शिरा में यूरिया की मात्रा कम होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सीढ़ी हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके टोटल कितनी सीढ़ियां है? 45 सीढ़ियां चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई भी दी गई है, उसकी शक्ति बतानी है। देखो पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है। अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग h ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है? mgh करना पड़ता है। तो पावर क्या होता है, कितना वर्क करा कितने टाइम में। तो m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पे ले जाने के लिए कार्य जो करना पड़ता है mgh, और मान लेते हैं t समय में हो रहा है। तो m का मान कितना है? 50, स्मॉल g का मान है 10। टोटल कितनी हाइट तक जा रही है? एक सीढ़ी की हाइट है 45, तो 45 सीढ़ी है, तो 45 इंटू 15, टोटल इतने सेंटीमीटर ऊंचाई चढ़ गया ये। अगर मीटर में करूं तो क्या करूं? 100 से भाग लगा दो। तो लो मैंने 100 से भाग लगा दिया। ठीक है, और कितने समय में? टाइम की वैल्यू बताओ, 9 सेकंड में। तो चलिए सॉल्व करिए, सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेशन है सिंपल। तो ये देखो 100 कटा 10 से 10 बार में, 50 कटा 10 से 5 बार में, दोस्तों 45 कटा 9 से 5 बार में, तो 5 इंटू 5 या 15 इंटू 5 कितना हो गया? 75 हो गया। तो 75 इंटू 5 कर लो, कितना होता है? 150, 300, कितना आ रहा है ये? 375 आ रहा है क्या? ठीक है, 375 वाट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा सर रात को 8 बजे ग्रुप डी की अलग से क्लास लगाओ। इसलिए दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका, बुरा मत मानना, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो क्लास लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। आप मुझे बताओ अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए, आज कौन सी क्लास है? 12 क्लास है। अगर आपने ये भी पढ़ ली ना, लेकिन आपको क्या है, नहीं गुरुजी मुझे है ना कुछ चाहिए, खुद से कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, इतना पढ़ा दिया है, रिवीजन करते नहीं हो, ये लगा दो, वो लगा दो, फिर बोलते सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर कहां से होगा सिलेक्शन? इतना जो पढ़ा है, पढ़ते हो नहीं, रिवीजन करते नहीं हो, वो क्लास लगा दो, ये लगा दो। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, वो बहुत खुश थे जिनका रेलवे ग्रुप डी का स्टार्टिंग में हो गया। बोले सही है, स्टार्टिंग में हो गया, अब मैं अपने अगले एग्जाम में फोकस करता हूं। मेरे को जो हो गया हो गया। जो बिना पढ़ने वाला, अरे मेरे को और टाइम मिल जाए, मेरे को और टाइम मिल जाए, मेरे को और टाइम मिल जाए, वैसे नहीं होगा सिलेक्शन। आपकी सोच ही ऐसी है। और आपको टाइम मिलेगा तो आपके कॉम्पिटिटर को नहीं मिलेगा क्या? फिर बोलते हैं कि सर कट ऑफ ज़्यादा गई, मतलब मेरे वाले शिफ्ट में ना सर मार्क्स ज़्यादा बढ़े ही नहीं। सर आ जाओ, यदि 7.5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति याद करिए। प्रतिबिंब कहां पर होगा? आ जाओ, तो ये रहा उत्तल लेंस। लेंस से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रख दी, तो लेंस से वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, तो यू का मान हो गया 20। यू का मान हमेशा माइनस में लेंगे। वी निकालना है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, और ये फोकल लेंथ क्या है? 7.5 सेंटीमीटर है। प्लस में लू या माइनस में लू? गुरुजी प्लस में लो, लगाओ लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। f का मान है 7.5, या मैं 15/2 बोल दूं क्या? बोल दो सर 1/15, ये आ जाएगा 2/15। और ये u का मान कितना है? 1/20, तो प्लस 1/-20, तो माइनस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम लो 60, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3, 5/60 बोले तो 1/12। तो 1/v का मान 1/12, तो v का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है क्या?
और दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, वेरी गुड यार, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला है कि सर ये सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बोला है आपने। ये होते हैं बच्चे पढ़ने वाले, ये सेंटीमीटर में आएगा आपका। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक अणु का। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? गुरुजी पता ही नहीं हमको। तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान संख्या होती है 16। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से बोलूं ऑक्सीजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना है या एक अणु का द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 32 AMU। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर किस में पूछा गया है? ग्राम में पूछा गया है। तो कैसे करें बताओ, कैसे करें? कर लो, कैसे क्या करोगे? 1 AMU का मतलब कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है? सॉल्व कर लीजिएगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। लेमन में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। तो 1 आप लोगों का बी से कनेक्ट हो जाएगा। टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो 3 आप लोगों का सी से कनेक्ट हो जाएगा। और जो नेटल स्टिंग, जो ये प्लांट होता है, इनमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। तो 2 आप लोगों का ए से हो जाएगा। तो BAC ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताओ, आंसर बताएंगे। साबुन के अणु में क्या होता है? देखिए दोस्तों, सोप यानी साबुन का एक अणु देखोगे ना, तो क्या होता है? देखिए, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। और एक पार्ट होता है जो कि आयन से बना होता है। आयन आप लोग किसको बोलते हो? जिसपे कोई आवेश होता है। क्लियर है? तो जो ये वाला पार्ट होता है, इसको तो पानी से प्यार होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक यानी जल रागी। इसका जो हेड बोल सकते हो, शीर्ष बोल सकते हो, जो इसका शीर्ष होता है वो जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और इसको पानी से दिक्कत है, पानी से दूर भागता है। तो ये इसकी जो पूंछ है, जो टेल है, जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, इसको पानी से दिक्कत है, जल विरागी है, दूर भागती है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया है पानी से। तो जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए बताएंगे। अब दोस्तों, ये गंदगी कैसे हटती है आपको पता है? ये देखो, जैसे कपड़ों पे मान लो आपके कुछ तेल की कुछ बूंद गिर गई, आपने क्या लगाया? साबुन लगा रहे हो बहुत सारा। तो साबुन की जो पूंछ होती है, इसको पानी से दिक्कत है लेकिन तेल से प्यार है, तो ये तेल की तरफ आ जाएगी। और ये शीर्ष जो होगा ना, वो ही दूर चला जाएगा। ऐसे कर करके ऐसे आपके बन जाएंगे। साबुन के बहुत सारे अणु चिपक जाएंगे, सबकी पूंछ तो ऐसे, और ये जो हेड है वो दूर हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब दोस्तों, ये कोई मकड़ी के जाले जैसा बन गया क्या ये? तो इसे क्या बोलते हैं? मिशेल। अब क्या करोगे? जैसे ही आप लोग ब्रश लगाओगे तो ये मकड़ी के जाले के साथ में ये आपका तेल की बूंद भी हट जाएगी। बोलो यस और नो, भूल तो नहीं गए? चलिए देखो, ये ऐसा बनता है। चलो आंसर बताइए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? 3 माध्यम है, उसके अपवर्तनांक आपको दिए हुए हैं। तो तीनों माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है। कौन सा संबंध सही है? आ जाओ।
तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, यानी V3 का मान क्या होगा, कम होगा। इससे कम अपवर्तनांक है इसका दूसरे वाले का, तो इसमें प्रकाश की चाल थोड़ी ज्यादा होगी। सबसे कम अपवर्तनांक है इसमें, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दोगे, मैं करवाऊं, होमवर्क में दे दोगे? तो ये आपका होमवर्क है, करो, ट्राई करना, आंसर बताना, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, बाकी बच्चे हेल्प कर देंगे, सारे बच्चे अच्छे हैं, है ना। तो आराम से करना, लेकिन सॉल्व, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे पता पड़ेगा, है ना। फिर एग्जाम में भी तो करोगे ना, खुद से करोगे। चलिए दोस्तों, आज आखिरी दिन है, 26 और 27 के लिए मैं बोलता विशेष ऑफर, पूरे 200 रुपए का ऑफ है। एक बार साइंस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। और एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना सिलेबस पूरा करे आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एक बार जब सिलेबस करोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, तब आप लोगों की वो डेवलप होती है थिंकिंग की एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा, ठीक है। और सेम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे भी आप लोगों का डिस्काउंट है। तो ये नया बैच जो कि डेली 1 बजे आपका चलता है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, पूरे 200 रुपए का ऑफ है, ये सारे फीचर्स हैं। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके कोर्स में आप लोगों को डेमो भी मिल जाएगा। तो जैसे बाय नाउ करोगे आप लोगों को कूपन कोड आ जाएगा, देखो इंडिया 200, लेकिन आज रात्रि 12 बजे तक ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।